ये देखिए अमेरिका से चला रहा है जहाज, और ये सब जहाज दोनों बेंगलुरु आ चुका है, हिंदुस्तान आ गया है। तो अब जो है गैस के लिए डरने भागने की जरूरत नहीं है, गैस की भारी आपूर्ति हो जाएगी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों का खूब बढ़िया से ख्याल रख रहे हैं। अब देखिए भाई, अब ये मत कहिएगा कि सुनील जी पहले मैं आपके पास आता हूँ। अब सुनील जी ये मत कहिएगा कि अमेरिका से गैस आएगी तो बहुत महंगी हो जाएगी। अरे गैस आ तो रही है, खाना बन तो रहा है, किसी को गैस के लिए छटपटाना तो नहीं पड़ रहा। तो ये तो मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा नरेंद्र मोदी जी का कि हॉर्मुज बंद कर दिया तो कर दिया, लो हम अमेरिका से मंगा देते हैं, जरूरत पड़ी तो चांद से भी मंगा लाएंगे हम। क्या कहेंगे सुनील जी? धन्यवाद धनंजय जी। एक तो पहले जो आपने असम की बात की, बड़ा आपने उल्लेख किया उसका, ये आरएसएस को बहुत दिनों के बाद एहलाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेसियों का और दल बदलुओं का कब्जा हो गया है। आज की भारतीय जनता पार्टी से अगर आप असम गण परिषद, असम स्टूडेंट्स यूनियन और कांग्रेस को के नेताओं को निकाल दीजिए तो असम की बीजेपी बचेगी भी कि नहीं बचेगी? किसी एक नेता का नाम ले लीजिए आप जो बीजेपी का नेता हो। आप याद कीजिए कि असम गण परिषद का कि 2 बार सरकार वहां बनी, 85 से 90 और 96 से 2011 तक 2 बार की सरकार बनी। और उसके बाद से ही असम गण परिषद पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह लग गई और असम गण परिषद के तमाम नेता टूट करके बीजेपी में चले गए। वही स्थिति असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ भी हुआ, तमाम नेताओं को तोड़ लिया। 2015 में ये लेकर के चले आए हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को, जब 2014 में बीजेपी की सरकार बन गई। 2014 तक ये हेमंत बिस्वा शर्मा को गाली दे रहे थे, तरह तरह की भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। वो जो आपका महाराष्ट्र में चक्की पिसिंग वाला जो नारा था, उसी तरह की मिलती जुलती बातें कही जा रही थी असम में। बाकायदे एक लिटरेचर लाया गया था हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो उस समय तक कांग्रेस की सरकार में वो रह चुके थे स्वास्थ्य मंत्री। तब नहीं याद आया आरएसएस को कि असम में कब्जा हो गया है दल बदलुओं का। पूरी की पूरी पार्टी दल बदलुओं से भरी पड़ी है। अब वहां तो इस चुनाव में बाकायदे विद्रोह की स्थिति है। जो लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, 2 बार 3 बार के विधायकों का टिकट काट करके कांग्रेसी दल बदलुओं को या एजीपी के दल बदलुओं को टिकट दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो मुख्यमंत्री वहां बना, हेमंत बिस्वा शर्मा साहब के पहले जो मुख्यमंत्री साहब थे, किस पार्टी के से थे वो? कब बीजेपी में कहां से आए थे? असम गण परिषद के नेता थे सर्बानंद सोनोवाल। हेमंत सोनेवाल, हाँ वही मैं कह रहा हूं कि ये कब बीजेपी में थे। ये तो बाहर से आए हुए नेता हैं। किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जो असम गण परिषद की राजनीति कर रहा और बीजेपी और संघ और विद्यार्थी परिषद या बजरंग दल या किसी अन्य दल के साथ आया हो, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी संगठन है सब दल बदलू हैं। और सत्ता में 2014 के में सत्ता में आने के बाद असम में अन्य दलों से नेताओं को लाने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई। अभी 100 सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ी है लगभग असम में, 88 लोगों की डिक्लेयर कर दिया है। लगभग 25 नेता दल बदलू हैं और इन्होंने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट करके इन दल बदलुओं को टिकट दिया है। ये जो अभी बरदलोई साहब को जिन्होंने शामिल किया, जो कांग्रेस के एमपी हैं, जिनको शामिल होते टिकट दे दिया, इनके ऊपर ही बीजेपी की तरफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। और सबसे ज्यादा विरोध चुनाव वही हो रहा है, सबसे ज्यादा वही विरोध वही हो हो रहा है। दिसपुर के सिटिंग विधायक का टिकट काट करके उन्होंने हटाया, जो वहां पे आज की तारीख में उनका सिटिंग विधायक है बीजेपी का, उसका टिकट काट करके बरदलोई साहब को टिकट दे दिया गया। क्या होगा? सवाल इस बात का है कि ये इस तरह की जो बातें की जाती हैं सार्वजनिक मंचों पर, इसका कोई माने मतलब नहीं है। कोई दिक्कत बयान जारी होता है क्या? आप एक ऐसा आवरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अभी शुरू हो जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, या तो आपको हार दिखाई पड़ रही है और इसलिए एक कहानी गढ़ी जाएगी, चूंकि संघ सक्रिय नहीं था इसलिए सत्ता से आप बाहर हो गए। और कितनी बेचैन है बीजेपी असम में।
आखिर अगर आप इतने ही ताकतवर हैं, इतने ही लोकप्रिय हैं, इतना ही मजबूत आपका जनाधार है, गवर्नेंस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई किसी का विकल्प नहीं है, तो फिर कांग्रेसी नेताओं को तोड़ के लाने की जरूरत क्या है आपको? आप क्यों जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ समझौता कर रहे हैं? 26 सीटें दिया इन्होंने असम गण परिषद को, और ये पिछले चुनाव में कितनी सीटें जीती थी असम गण परिषद में? 8 या 9 ऐसे कुछ उसकी संख्या है, और आपने जबरदस्त तरीके से उनको टिकट दिया। और वैसे ही आप देख लीजिए बोडोलैंड में कितना बीजेपी का असर है। कुल मिला के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में हमारे ख्याल से 15 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से केवल 4 पे चुनाव ही लड़ रहे हैं। 11 इन्होंने दे दिया है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को। कहां है आप? और यह पहला चुनाव है जो राज्य में डिलिमिटेशन के बाद आयोजित किया जा रहा है। किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। बहुत सारी चीजें बदली हैं चुनाव के बाद, 2023 के डिलिमिटेशन के बाद से। देखिए क्या होता है। तो यह कहना कि आप इसलिए समर्थन में नहीं आ रहे हैं कि आप दल बदलू आ गए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। या कोई आप एग्जिट गेट खोज रहे हैं या कैसी विंडो खोज रहे हैं जहां से बस आप अपनी बात करके निकल जाइए। अब आप बात कर रहे थे खाड़ी युद्ध की। 2 तरह के बयान है। अब ट्रम्प साहब का अभी भी एक मैं पढ़ रहा था ट्वीट एक्स पर उनका पोस्ट, जो ट्रू एक्स क्या कहते हैं उनको, उस पे उन्होंने ये डाला है कि अगर 48 घंटे के भीतर ईरान ट्रूथ पे हाँ ट्रूथ सोशल ऐसे कुछ नाम होता है, उस पे उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता तो वह ईरान के तेल शोधक कारखानों, नेचुरल गैस के प्रतिष्ठानों और न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों पे हमला करेंगे। और उन्होंने कहा कि 48 घंटे का समय उनके सार्वजनिक पोस्ट के बाद से शुरू हो चुका है। उसका जवाब भी ईरान ने दे दिया। ईरान ने जवाब ये दे दिया कि अगर उसके तेल प्रतिष्ठानों पर या अन्य वाइटल एस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला हुआ तो इस पूरे खाड़ी के इलाके में एक भी तेल प्रतिष्ठान को रहने नहीं देगा, एक भी नेचुरल गैस प्रतिष्ठान को नहीं रहने देगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं सब पे हमला करेगा, सब पे टारगेट करेगा। और उसने सऊदी अरब को और संयुक्त अरब अमीरात दोनों को चेतावनी दी है कि अगर आपने अपनी जमीन या का उपयोग हमारे ऊपर हमले करने के लिए दिए तो आपका कोई भी ठिकाना बचेगा नहीं। और ईरान ने अपनी इस ताकत को दिखा भी दिया। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है जो तेहरान टाइम्स में संभवतः के वेबसाइट में मैं देख रहा था, एक संडल पे उसने ये बताया है, जिसको इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने जारी किया है, कि उन्होंने इजराइल के F-15 एक विमान को गिराया है। बाकायदा उन्होंने उसका राडार की तस्वीरें जारी की। तो ये जो बात कह रहा है ईरान कि वो टारगेट को जितने वाइटल एस्टेब्लिशमेंट्स उसको टारगेट करेगा, तो ये हवा ही नहीं है। इसको अभी थोड़ी देर पहले ईरान ने अपनी ताकत से दिखा दिया। इसके अलावा इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रतिष्ठान है, डिनोर या क्या उसका नाम है भूल रहा हूं मैं, उस जगह भी पिछली रात में हमला किया, जबरदस्त हमला किया, और बाकायदे उसकी तस्वीरें भी जारी हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि भारी नुकसान हुआ है। एक तो डिमोना किया है और अराद शहर पे किया है। हाँ, डिमोना उसको भी उसने बता दिया। और ये भी बता दिया, ईरान ने बाकायदा घोषित कर दिया है कि उसके निशाने पर इजराइल के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं और हम उसे हमला करने की स्थिति में हैं। और जो उनका एयरफोर्स डिफेंस का सिस्टम है उसको उसने छिन्न भिन्न कर दिया है। और ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ तो वह दुनिया भर में तेल का संकट पैदा करेगा, जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। ऐसा बाकायदे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी कोर ने अपने वक्तव्य में बात कही है। अब आप सोच लीजिए कि या तो ट्रम्प साहब तय कर लें कि दुनिया को एकदम तबाह करके रहेंगे वो, और या यह वार्ता करेंगे।
वार्ता के लिए मजबूर कर दिया है ईरान ने। ईरान खुद तैयार नहीं है, और उसका तैयार न होना उसको मैं व्यक्तिगत तौर पे अन्यथा लेता भी नहीं। आप युद्धबंदी से काम नहीं चलेगा, सीज फायर से काम नहीं चलने वाला। आप युद्ध को खत्म कीजिए और जो ईरान की शर्तों पर ईरान को आप आश्वासन दीजिए कि उसके ऊपर दोबारा हमला नहीं होगा। ये सबसे बड़ी आवश्यक चीज है। और अगर ईरान पे हमला करने की कोशिश की गई तो निश्चित रूप से यह संकट आएगा कि खाड़ी का युद्ध और गंभीर स्थिति में पहुंचेगा, और जो पड़ोसी देश है ईरान के वो उसके हमले से बचे रहेंगे, ये संभव नहीं है। आप मानवता की दुहाई दीजिए और क्षेत्रीय शांति की दुहाई दीजिए, इससे काम नहीं चलने वाला। ये एक तरफा बात है। इलाके में शांति कायम रखना केवल ईरान की जिम्मेदारी नहीं है, उन सभी देशों की भी है जो अमेरिका को सहयोग कर रहे हैं या अमेरिका को अपना इलाका उसके सैन्य बेस बनाने के लिए उपलब्ध कराए हुए हैं। जी ठीक है।